दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा संपन्न हो गया और मौजूदा बिहार दौरा जो प्रधानमंत्री का हुआ है, उस दौरे में आज विक्रमगंज में एक छोटा सा रोड शो भी हुआ और उसके बाद सभा भी हुई। लेकिन उस सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बदले बदले से नजर आए। पिछले साल 28 जनवरी यानी 2024 की 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा था, महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ा था, उसके बाद से जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए, नीतीश कुमार के भाषण में एक तकिया कलाम की तरह जुड़ गया था, जिसमें वो दो बातें कहते थे। क्या कहते थे? कि पिछली बार हमने गड़बड़ी कर दी थी और अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये बात वो कहते थे कि पिछली बार हमने गड़बड़ी कर दी थी, हम कहीं नहीं जाएंगे। यहां तक कि अभी झंझारपुर की जो सभा हुई, उसमें तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि कौन कौन से लोग उधर लेकर यानी विपक्ष की तरफ लेकर नीतीश कुमार को चले गए थे। ये सारी बातें वो कहते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं कहा। पिछली बार वो क्या कहते थे, सारी सभाओं का जिक्र तो यहाँ समयाभाव है, हम नहीं कर सकते। एक सभा में उन्होंने गया में क्या कहा था, उसका आपको ऑडियो में सुना रहा हूं। आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, ताकि हम फिर आपको साफ हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप। तो आपने सुना क्या कहा बिहार के मुख्यमंत्री ने, और ये गया की सभा का जिक्र था। और गया के बाद यानी पिछले 1-1.5 सालों में जो भी सभा नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद हुई, हर जगह ये बात वो कहते थे कि 2 बार गड़बड़ी हो गई थी, अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आप ही के साथ रहेंगे। और कुछ लोग हमको इधर से उधर लेकर चले गए थे। लेकिन आज की सभा में ये पहली सभा थी जिसमें ऐसा कोई जिक्र नीतीश कुमार ने नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत प्रतीकात्मक तौर पर बिहार सरकार और बिहार सरकार का जिक्र किया, उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया, नीतीश कुमार का जिक्र किया। हमेशा पूरे भाषण में ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया देश की सेनाओं ने, उसका क्रेडिट वो लेते रहे। पूरे भाषण में बिहार को कितने पैसे दिए, उसका जिक्र वो करते रहे। ऐसा लगा जैसे कि वही पैसे दिए हैं, इसके पहले योजना आयोग पैसे नहीं देता था, मोदी जी का नीति आयोग आ गया है तो वो बिहार को स्पेशल पैसे दे रहा है। इस तरह से उन्होंने जिक्र किया। लेकिन बड़ी बात कि आखिर नीतीश कुमार ने ये बात क्यों नहीं कही आज कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इसी सवाल से शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले ये बताइए, ये तकिया कलाम नीतीश कुमार का कि हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, 2 बार गड़बड़ कर दिए थे, वो आज गायब था। क्या ये इंडिकेशन है या कुछ और है? और आज भी देखिए, दो मुख्यमंत्री के तीन चेहरे के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। आज भी नहीं हुआ। कल की बैठक में भी इस पे चर्चा नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, मंच से भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं, प्रधानमंत्री ने कोई संकेत नहीं दिया है। और कल जो पार्टी पदाधिकारियों के साथ, विधायक सांसदों के साथ अलग अलग प्रधानमंत्री मिले हैं, कई सांसद और विधायकों से पर्सनली बातचीत उन्होंने की है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कल जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री का अपने नेताओं के साथ, उसमें नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री फेस को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और आज जो डेवलपमेंट है, मंच पे आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के करीबी भाजपा में कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का पोजीशनिंग देखिए। पहले प्रधानमंत्री के अगल बगल में सम्राट चौधरी की कुर्सी लगती थी। आज सम्राट चौधरी की जो कुर्सी है, उसका जो सीट अरेंजमेंट है, आप देखिए। नीतीश कुमार का हर प्रोग्राम में, प्रधानमंत्री के हर प्रोग्राम में कहना कि अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, 2 बार उनसे गलतियां हो गई, आज नहीं कहना, या नीतीश कुमार को लेकर कोई प्रधानमंत्री द्वारा कोई मतलब उनके बखान में, उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा कुछ कहा नहीं गया। कुछ संकेत स्पष्ट हैं कि अभी भी रिफ्ट बने हुए हैं। जो जिन चीजों पे बातचीत होनी चाहिए थी, हम लोगों को भी उम्मीद था
कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, खासकर प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए थे। कल देर रात जो बैठक हुई, कम से कम कल भी मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि उसमें उम्मीद है कि कम से कम अब चुनाव का समय आ गया है, बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है। इन चीजों पे जो मतलब संशय का बादल है वो क्लियर होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और कहीं मैंने दिलीप जायसवाल का बयान भी देखा है कि नीतीश कुमार को लेकर कल के बैठक में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो नेताओं की बैठक हुई उसमें कोई चर्चा नहीं हुआ। इसका आप संकेत समझ सकते हैं कि बीजेपी का क्या मूड है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार की लीडरशिप पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है? कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे बीजेपी अपने आप को असहज महसूस करती है। कई ऐसे, आप देखिए सिद्धार्थ वाले मामले में देखिए कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने उनके सर पे गमला दे दिया। क्या कहते हैं, कई ऐसे आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में जाएंगे। देखिए एक तरफ प्रशांत किशोर को भी आप देखिए, प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि बीजेपी किसी की घोषणा तो करे, एक बेहतर रणनीतिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ठीक है, जनता उनको मैंडेट देगी नहीं देगी अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर तो कम से कम चैलेंज कर रहे हैं एनडीए को कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी स्टैंड तो क्लियर करे, नरेंद्र मोदी स्टैंड क्लियर तो करें। तो कहीं ना कहीं संशय का बादल और मतलब घना होते हुए दिख रहा है। मुझे उम्मीद थी, आप लोगों को भी उम्मीद रही होगी अभिषेक जी, कि आज कम से कम प्रधानमंत्री अपने रैली में इसको लेकर स्टैंड लेंगे, एक संकेत देंगे कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में आगे चुनाव होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने वहां की जनता को आह्वान किया कि आप खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करें। जो प्रधानमंत्री को खुश करने का जो भी तरीका है वो नीतीश कुमार ने अपनाया, लेकिन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री खुश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी, इसी में एक बड़ा डेवलपमेंट है। क्योंकि आप चर्चा करते हैं किस बात की, तो चर्चा करते हैं अक्सर हम लोग कि तेजस्वी यादव और लालू यादव से नीतीश कुमार का कहीं एका न हो जाए। और इसी बीच लालू परिवार में रिफ्ट शुरू हो गया। लालू परिवार से और पार्टी दोनों से तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया। और तेज प्रताप यादव ने राजद को, बिहार को हैशटैग करते हुए एक ट्वीट लिखा है। पारिवारिक विवाद के बाद पहला राजनीतिक ट्वीट है तेज प्रताप यादव का, अभी थोड़ी देर पहले आया है, आधे घंटे पहले। और उस ट्वीट में वो कह रहे हैं 20 वर्षों की एनडीए सरकार के पास अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 35 साल पहले बनी सरकार के 15 साल का रोना रोने वाले पहले 20 साल का हिसाब दे। तो तेज प्रताप का जो ये ट्वीट है, एक तरह से नीतीश कुमार का फोटो लगाकर ये ट्वीट है और ये उपलब्धियां दिखा रहे हैं। वो देखिए क्या फोटो है तेज प्रताप के ट्वीट में, एक फोटो, हमारी उपलब्धियां, दिखाने को कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। दूसरी फोटो आप देखिए, हमारा कुर्सी का खेल है, ये देखिए। अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की संभावित एका के मामले में पलीता लगाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक ट्वीट आना और राजद के पक्ष में आना और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को एक ही तराजू में तौलते हुए दोनों को की आलोचना करते हुए आना, क्या कहलाता है? इसका मतलब क्या होता है? देखिए सवाल फिर से एक बार दोहराएंगे आप? सवाल तेज फिर से प्रताप दोहराएंगे आप यादव सवाल? ने, जी मेरा सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव ने पारिवारिक विवाद के बीच पहली बार राजनीतिक ट्वीट किया है और उस राजनीतिक ट्वीट में उन्होंने निशाना साधा है किसके ऊपर? निशाना साधा है सीधे सीधे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के ऊपर। और उस ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने जो बात कही है, जरा उसे भी देख लीजिए। 20 वर्षों की एनडीए सरकार के पास अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 35 साल पहले बनी सरकार के 15 साल का रोना रोने वाले अपने 20 साल का हिसाब दें। हैशटैग आरजेडी, यानी वो अपने आप को आरजेडी में होने का दावा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की भी आलोचना कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने आज ये कहना बंद कर दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोल दिया। देखिए इसके मायने हैं, आप समझ लीजिए, इसके मायने हैं। देखिए कुछ समय के बाद, देखिए इसके देखिए तेज प्रताप गाय बगाए ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैं अपने छोटे भाई को पसंद करता हूं, उनके लीडरशिप को पसंद करता हूं,
लेकिन कई ऐसे पूर्व में डेवलपमेंट हुए हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लीडरशिप को चैलेंज करते हुए तेज प्रताप नजर आए, चाहे वो विधानसभा में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हो, लोकसभा में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हो। आपने देखा कि कई ऐसे राजद के ऑफिशियल कैंडिडेट है, उसके विरुद्ध तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को खड़ा कर दिया, जिसके कारण राजद को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब इन दिनों तेजस्वी, ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी के प्रेशर पे ही लालू यादव ने तेज प्रताप को अलग किया है, और जो स्थिति बन रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर क्लियर स्टैंड नहीं है, और एक समय के बाद नीतीश कुमार को निर्णय लेना होगा। ऐसे स्थिति में क्या नीतीश और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं, और जो एक साथ आने की जो संभावना है उस पर क्या तेज प्रताप पानी फेरना चाहते हैं? वो आपने बिल्कुल सही कहा, अंत में वो राजद लिखे हैं, जबकि राजद में नहीं है। 6 सालों के लिए निलंबित नहीं, राजद को हैशटैग किया, 6 सालों के लिए उनको निलंबित नहीं, निष्कासित किया गया है। तो परिवार से भी उनको अलग अलग थलग कर दिया गया है। उसके बाद इस प्रकार का पॉलिटिकल बयान, वो भी हैशटैग राजद लगा के, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि देखिए, नीतीश कुमार का एक ही एजेंडा है कि वह एनडीए का चेहरा बने रहे, जो चुनाव हो, चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री अगले 5 सालों तक बने रहे। यदि इन शर्तों पे बीजेपी तैयार नहीं होती है तो नीतीश कुमार अलग स्टैंड ले सकते हैं, वो राजद के साथ भी जा सकते हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद वो कोई निर्णय ले, चुनाव के बाद ऐसा कोई परिस्थिति बने जहां जेडीयू की वो संख्या और जेडीयू की संख्या, कांग्रेस की संख्या और कुछ लेफ्ट की जो मिली हुई, जो जीती हुई सीट होगी, उसको मिलाकर वो मैजिक फिगर पाले। तो नीतीश कुमार बहुत ही चालाक और इंटेलिजेंट नेता है, देखिए क्या निर्णय लेते हैं। जी जी, आप कहते हैं क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन आज तो जब मैंने उस बॉडी लैंग्वेज पर गौर किया, जब नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म करके भारत माता का जयकारा लगवाया, जो लगवाते हैं वो, एक बार दरभंगा में वंदे मातरम का जयकारा ऐसा लगवाया कि सब लोग खड़े हो गए, नीतीश कुमार खड़े नहीं हुए, वो नीतीश कुमार। और आज मैंने देखा कि जैसे ही भारत माता का जयकारा लगाने के बाद भाषण खत्म करके उन्होंने पोडियम छोड़ा, नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों खड़े हुए सब लोगों के साथ, और ललन सिंह के चेहरे पर भी एक चिंता की लकीरें दिखाई दी, और नीतीश कुमार भी चौकन्ने अंदाज में खड़े हुए, एकदम चौकन्ने लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई धोखा तो नहीं हो गया। और ललन सिंह की बॉडी लैंग्वेज को देखकर जितना मैंने डिकोड किया वो यही लगा कि शायद कुछ आश्वासन नीतीश कुमार को दिया तो नहीं गया था कि चलिए अच्छा, भागलपुर में घोषणा नहीं किए प्रधानमंत्री अगले 5 साल के सीएम का, तो झंझारपुर में कर देंगे। झंझारपुर में नहीं किए तब हुआ कि पक्का कर देंगे विक्रमगंज में जाकर के, विक्रमगंज में भी आज नहीं हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री के पहले नीतीश कुमार बोले, तो इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से शायद संकेत दे दिया कि कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे वाली जो उनकी लाइन थी हर भाषण में, आज उसको डिलीट कर दिया नीतीश कुमार ने। अब क्या लगता है, गतिविधियां तो पटना में होनी है, गतिविधियां अब दिल्ली में नहीं होनी है, तो पटना की गतिविधियों के लिए किस रूप में हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसका आउटकम किस तरह से दिखाई दे सकता है? देखिए 2 बातें हैं। एक हो सकता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को चुनाव से पहले नहीं छोड़ना चाह रही हो। बीजेपी जो प्रयोग करेगी या करना चाहती है वो चुनाव के बाद करे। आज तक कोई रोक पाया है नीतीश कुमार को? अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो एक जो पॉलिटिकल सेंस बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव से पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको गैर यादव ओबीसी का वोट चाहिए, दलितों में महादलितों का वोट चाहिए। आज भी देखिए, ठीक है, राजेश राम को अपने अध्यक्ष कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन आज भी रविदास समाज का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति है। अब राजेश राम के पोजीशनिंग से कितना तोड़ पाते हैं, ये कांग्रेस और राजद के रणनीतिकारों पर निर्भर करता है। उसी तरह तो ये वोट बैंक कहां से आएंगे? आप देखिए, कल आप 2020 के विधानसभा वाइज देख लीजिए, गैर यादव ओबीसी का परसेंटेज देख लीजिए, करीब 63 से 70% गैर यादव ओबीसी ने एनडीए को वोट किया है। ये जो 63 से 70% का जो आंकड़ा है, बीजेपी कहां से लाएगी? और बीजेपी पे ऐसे ही तोहमत लगता है कि ये पिछड़ों के हितैषी नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं, तमाम तरह के लोग बयान देते हैं, लेकिन बीजेपी का एजेंडा तो लोग जानते हैं। जो 15 में आपने देखा मोहन भागवत का बयान,
और दूसरी बात मैं एक बात बताऊं कि कल का जो रोड शो हुआ है अभिषेक जी, उससे बीजेपी के जो शीर्ष लीडरशिप है, खुद सकते में पार्टी में गुटबाजी चरम पे है। आप देखिए एयरपोर्ट से लेकर जो बीजेपी कार्यालय तक का जो रोड शो हुआ है, उसमें देखिए कई ऐसे चंक हैं जहां भीड़ न के बराबर था। जैसे जैसे रोड शो जो है राष्ट्रीय प्रदेश कार्यालय के आसपास पहुंची है तो भीड़ ठीक ठाक था। तो पार्टी में भी गुटबाजी है, सम्राट गुट अलग है, नित्यानंद राय गुट अलग है, दिलीप जायसवाल का अलग गुट है, संजय जायसवाल का अलग गुट है। गुटबाजी चरम पे है और गुटबाजी के कारण ही देखिए कल जो रोड शो एक तरह से फ्लॉप रहा है, उसका कारण ये भी है। तो पार्टी का ही पोजीशनिंग ठीक नहीं है। ऐसे हालात में नीतीश कुमार को छोड़ना मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए सही होगा। हाँ, बीजेपी रिस्क ले सकती है जब बीजेपी का आंकड़ा 70-80 के आसपास होगा। एलजेपी तमाम चीजों लोगों को मिला के दी वो 110-115 के आसपास पहुंचते हैं तो वो नीतीश कुमार को दरकिनार कर सकते हैं। तब बिहार के राजनीति में जो युद्ध होगा, आप मतलब पॉलिटिकल युद्ध जो होगा, वो देखने वाली बात होगी। तब ये साबित होगा कि राजनीति का असल चाणक्य कौन है, नीतीश कुमार है या नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी। नहीं, एक सवाल ये उठता है ऋषि जी, इस सवाल पर जो आपने उठाया उस पर हम आएंगे। शाहबाद इलाके में सभा थी, 7 की 7 लोकसभा सीटें, सुपड़ा साफ हो गया। वन साइडेड इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिल गई। अगर आप शुरू करें तो बक्सर, आरा, काराकाट, सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद और पाटलिपुत्र, यानी दक्षिण पश्चिम बिहार जिसमें मेजर चंक शाहबाद का था, वो पूरा का पूरा इलाका एक तरह से एनडीए साफ हो गया। मतलब आप पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ते हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस दिल्ली जाने के लिए, तो भाजपा सांसद का संसदीय क्षेत्र पटना में आता है। उसके आगे आप बढ़ते हैं तो सीधे बनारस में नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र आता है। फिर उसके आगे जब वो ट्रेन चलती है तो सीधे राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ आता है। बीच में सुपड़ा साफ है। मतलब जो आंधी शाहबाद से चली वो लखनऊ तक पहुंच गई। सवाल यह है कि जिस ढंग से जिस इलाके में सुपड़ा साफ हुआ, उस इलाके में अग्निवीर भी एक मुद्दा है। मिलिट्री और पैरामिलिट्री में आप चले जाइए शाहबाद के गांव में, सुबह 5 बजे से लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात कहूं, आप उस इलाके में जो सभा हुई है उसका क्या इंपैक्ट है? ऑपरेशन सिंदूर और सबका जिक्र कर रहे थे, क्या इंपैक्ट है प्रधानमंत्री की सभा का? आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी बैकफुट पे है। कल जो मीटिंग हुई है उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक मूड दिखा। ऑपरेशन सिंदूर, अब लग रहा है बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर अब पहलगाम के सहारे चुनावी नैया पार नहीं होगी। अब बीजेपी का फोकस जो है 5 किलो अनाज है, जो वही 80% आबादी को जो 5 किलो अनाज देते हैं, वो 5 किलो अनाज ही इनके काम आएंगे ऐसा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जिनको हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है वही काम आएंगे, वही वोट देंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से, देखिए ऑपरेशन सिंदूर को चाहे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू लोगों के जहन में आप उतारना चाहते हैं, लेकिन लोगों के जहन में नहीं उतर रहा अभिषेक जी। मुझे भी कई बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत होती है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, इवन बीजेपी के जो कोर समर्थक हैं उनमें भी नाराजगी है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को हैंडल किया है। ट्रंप का जिस प्रकार से बयान आया, विजय शाह का जिस प्रकार से बयान आया, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आया, जिस प्रकार से विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया कि हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, तो एक नेगेटिव नैरेटिव बनता जा रहा है ये वर्तमान में बीजेपी के लिए जी। तो ये समझने की जरूरत है अभिषेक जी, बिहार में यदि बीजेपी एनडीए हारती है तो इसका नुकसान आपको बंगाल में उठाना होगा। देखिए कल का जो रैली का सीक्वेंस देखिए, मैं शाहबाद पे भी आता हूं, बंगाल देन बिहार, और बिहार हारेंगे तो बंगाल हारेंगे, बंगाल हारेंगे तो आप उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, आप जान जाइए जी। नैरेटिव जो आपका ताकत है वही कमजोरी बन जाएगा। जो आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो ताकत है, आप पाकिस्तान को गलियाते हैं, चाइना को तो कभी गलियाते नहीं है। पाकिस्तान के गलियाने से फायदा ये होता है आपको यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल जाता है। तो समझने की जरूरत है। जहां तक शाहबाद की बात है, उस क्षेत्र ने तो आपका बीजेपी का एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया। पार्टी में गुटबाजी भी थी,
पार्टी में उस एरिया में गुटबाजी भी थी। और आप जी। देखिए लोकसभा चुनाव को छोड़ भी दीजिए तो विधानसभा चुनाव में भी देखिए 2020 में आप यही वह क्षेत्र है जहां से बीजेपी का सफाया हो गया, एनडीए का सफाया हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का फोकस है कि शाहबाद रीजन में पार्टी को, गठबंधन को मजबूत करें, लेकिन जब तक आप चेहरा को लेकर क्लियर स्टैंड नहीं लेंगे अभिषेक जी, और यही स्थिति रही चुनाव तक, और इसी परिस्थिति में आप चुनाव लड़ने जाएंगे, इसी पोजीशनिंग में चुनाव लड़ने जाएंगे, तो कमजोर तेजस्वी यादव को फायदा होगा। तेजस्वी वर्सेज हु, और तेजस्वी वर्सेज जैसे ही नीतीश होंगे तेजस्वी बैकफुट पर आ जाएंगे। फिर वही जंगल राज, वही एमवाई में वाई का जो एक डोमिनेंट है, ये तमाम चीजें फिर फ्लोट करने लगती है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी वर्सेज क्वेश्चन मार्क रहेगा हु, तो फिर तेजस्वी को आपको बढ़त मिल जाएगी। एक बात समझ लीजिए, आपको लीडरशिप देना होगा, चाहे नीतीश के रूप में दें या नीतीश के विकल्प में आपके पास कोई और हो तो। जी ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, बिहार का चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में है। ठीक है, एनडीए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये तो नीतीश कुमार ही तय करने वाले हैं कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज तो उन्होंने संकेत दे दिया, क्योंकि ये कहा ही नहीं है आज बाकी सभाओं की तरह कि वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, सब कोई बात नहीं कही है। हालांकि जब नहीं कहते हैं तो रहते हैं, जब कहते हैं तो नहीं रहते हैं, ये भी बजान जाइए। नहीं, अभी तक कह रहे थे तो रुके हुए थे, खैर कौन सी कहीं बदल गया हो, सीक्वेंस बदल गया हो। अच्छा, नरेंद्र मोदी की जब भाषण दे रहे थे आज बॉडी लैंग्वेज एकदम डल थी, कॉन्फिडेंस कहीं नजर नहीं आ रहा था। नरेंद्र मोदी की जब भाषण देते हैं तो जोश होता है। आज नरेंद्र मोदी भाई जोश में कई बार वो गलत बातें भी बोल जाते हैं, फैक्चुअल एरर भी कर देते हैं। अच्छा, लेकिन तो आज जो है ऐसा लग रहा था कि संभल के बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि एक एक वर्ड बोलने के पहले सोच रहे हैं कि कहीं कुछ निकलना जाए। पूरा भाषण हमने सुना नहीं थे कि तेज प्रताप पर कुछ बोलेंगे, तेज प्रताप प्रकरण पर, वहां भी उन्होंने नहीं बोला। अब पता नहीं क्यों नहीं बोला। अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे बीकानेर में प्रधानमंत्री ने फिल्मी डायलॉग दिया था कि हमारे शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। गुजरात में कहा कि भाई अपने खाना रोटी पानी का व्यवस्था कर लो, खाओ मौज करो, ऐसा करो, नहीं तो हमारा गोली तैयार है। ऐसा कोई डायलॉग बिहार के विक्रमगंज में दिया कि नहीं दिया, ये जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। चलिए बिहार के आम आवाम को डायलॉग से महरूम कर दिए। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि प्रधानमंत्री का वो बॉडी लैंग्वेज जो बीकानेर में था, जो गुजरात में था, वो देखने को नहीं मिला है। जो बंगाल में था, बंगाल में भी एग्रेसिव रहे। पांच ऐसे सवाल ममता बनर्जी से उन्होंने पूछा, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, तमाम चीजें उन्होंने। लेकिन बिहार में जैसा आप कह रहे हैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, क्योंकि फिल्मी डायलॉग का इनका आलोचना हो रहा था कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या किसी फिल्म के कैरेक्टर हैं कि शरीर में ब्लड नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है, तमाम तरह के डायलॉग हैं। बिहार देखिए, बिहार बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस राष्ट्रवाद के भावनाओं को कैश करना चाहते हैं, वो यहाँ कैश होते हुए दिख नहीं रहा है। लोगों, बिहार के जो लोग हैं अन्य राज्यों की तुलना में पॉलिटिकली बहुत ही मैच्योर होते हैं। एक हमारे रिक्शा वाले भाई से भी पूछिएगा कि किसी विधानसभा का समीकरण ऐसे बताएंगे जैसे कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हो। तो ये समझने की जरूरत है, नीतीश कुमार तैयार नहीं है, 122 से कम सीटों पे तैयार नहीं है। बीजेपी उतनी संख्या देना नहीं चाहती है। एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले घोषणा हो जाए, उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। तो ये देखिए रस्साकसी है, ये टेंशन, क्योंकि फाइनल कॉल मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार को लेकर कोई एक व्यक्ति है बीजेपी में जो फाइनल कॉल लेगा, वो है नरेंद्र मोदी। और यही चिंता का सबब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को है, बिहार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर। जी चलिए, 30 मई को भी ये फाइनल कॉल नहीं लिया गया, तो हम इंतजार करते हैं कि ये फाइनल कॉल अब नरेंद्र मोदी ने लेने का समय गंवा दिया है, या फाइनल कॉल लेने का वक्त अब नीतीश कुमार के पाले में नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है कि वो फाइनल कॉल ले। अब नरेंद्र मोदी के फाइनल कॉल लेने के समय को गंवा दिए जाने के बाद यदि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के 25 से 30 फिर से नीतीश या फिर से कोई और, इस मुद्दे पर यदि नीतीश कुमार फाइनल कॉल लेते हैं तो नीतीश कुमार का फाइनल कॉल तो एक ही होता है,
कि अरे भाई हम तो जहाँ है वही है, वो तो आप सब जानबे करते हैं कि वो कहीं नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। बस वही होता है कि सहयोगी बदल दी। गाड़ी की स्टेपनी बदल देते हैं। ऋषि जी के पास, हमारे पास, सबके पास गाड़ी है, तो कभी हम लोग भी जेके टायर ट्राई करते हैं, कभी एमआरएफ ट्राई करते हैं, कभी अपोलो ट्राई करते हैं। वही नीतीश जी अपनी गाड़ी के स्टेपनी को ट्राई करते रहते हैं। तो क्या वाकई स्टेपनी ट्राई करने और स्टेपनी बदलने का वक्त नीतीश कुमार का आ गया है? इसी वजह से कहीं आज उन्होंने अब कहीं नहीं जाएंगे ये सब कुछ नहीं कहा है, आप ही के साथ यानी एनडीए के साथ ही रहेंगे ये बात भी नहीं कही है। बाकी नारा और जयकारा तो लगवा दिया है, लोगों से कहा है कि खड़े हो जाइए, नारा लगाइए, सब लोग इनको प्रणाम कीजिए। अब पर सब लोग, हमारे घर में परंपरा है कि सब लोगों को लोग प्रणाम करने के लिए कब कहते हैं? जब घर में कोई आया हुआ मेहमान विदा होता है, जब गाड़ी में चढ़ने को होता है, तो घर के सारे सदस्य आते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि अभी जा रहे हैं। तो क्या वाकई एनडीए गठबंधन से विदा करने के लिए उन्होंने कहा कि सब खड़े हो जाइए, प्रणाम कीजिए? खैर, जिस मकसद से कहा वो नीतीश कुमार ही जानते हैं। और हम पत्रकार या कोई अगर नीतीश कुमार को इतनी आसानी से डिकोड कर ले, तो फिर नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर और उनकी राजनीति पर हम चर्चा नहीं कर रहे होते। नरेंद्र मोदी की राजनीति बिल्कुल सपाट होती है कि जहां नरेंद्र मोदी और बीजेपी फंसती है, एक ही चीज आप तय मानिए कि किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल की एंट्री करा दी जाती है, उसमें कुछ नया नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला कदम वो किस तरह से लेने वाले। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि चुनावी हार को नैतिकता का जामा पहनाकर वो एक महादलित को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देंगे। ऋषि जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, आप जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एंगल की बातें आप कर रहे हैं। देखिए, बाबाओं का जो दौरा है वो बिहार में शुरू हो चुका है। अभी मुजफ्फरपुर तिरहुत के रीजन में 2 बड़े बाबाओं का कार्यक्रम हुआ है और माहौल बन रहा है। दम भीड़ जुट रही है, दम देखने लायक है। तो आप देख लीजिएगा, अक्टूबर तक बाबाओं का जो दौर होगा बिहार में बढ़ने वाला है। तो माहौल बनाने का प्रयास तो बीजेपी कर ही रही है। अब देखिए, कई महादलित परिवारों में देखा गया है कि शिव चर्चा खूब हो रहा है। तो ये एजेंडा पे तो ये लोग काम कर ही रहे हैं। ऋषि जी, हम एक सलाह देते हैं, तिरहुत और मिथिला के रीजन में अगर आप बाबाओं का दौरा कराने वाले जो आयोजक लोग हैं उन लोगों को मुफ्त की सलाह देते हैं, मंगल और बृहस्पति को बाबाओं का कार्यक्रम रखिएगा, तो लोग खुशी खुशी जाएंगे, बाबाओं के यहाँ सुनेंगे। दूसरे दिन आप कार्यक्रम रखेंगे तो लोग बाबाओं को सुनने नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार में इस समय जो है बारिश वारिश अच्छी हो रही है, तो लोकल मछली बढ़िया मिल रही है। इस समय मटन वगैरह भी ठीक ठाक मिल रहा है। स्कूल बंद हो गया है गर्मी की छुट्टी के कारण, या बंद होने वाला है। तो इस परिस्थिति में सब बैठ करके, हाँ, सब लोग बैठे, कुछ प्राइवेट बंद हो भी गए हैं। तो सवाल जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उसमें मंगल और बृहस्पति को लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, तो बाबाओं को सुनने चले जाएंगे। बाकी दिन बाबाओं का कार्यक्रम होगा तो राजनीतिक कार्यक्रम की तरह ही सूखा देखने को मिल सकता है। ये बिहार है। अगर किसी बाबा ने बिहार में आकर कह दिया कि मांस मछली खाना पाप है, अपराध है, तो उन बाबा को लाने वाले आयोजक ही बिहार के लोगों का खूब भाजन बनेंगे, और जिस पार्टी के समर्थन की मंशा से वो लाएंगे, वो पार्टी का राजनीतिक कबाड़ा होना तय हो जाएगा। इसलिए जो बाबा भी आने वाले हैं, उन कथित बाबाओं से भी मेरा आग्रह है, सब बात बोलिए, शराबबंदी के पक्ष में बात बोल दीजिए, सब कह दीजिए। जैसे रवीश कुमार जी फालतू बात करते हैं, वैसे ही हम भी एक फालतू सलाह दे रहे हैं कि सब सलाह दे दीजिए बाबा लोग जो कह रहे हैं, लेकिन एक सलाह मत दीजिए कि शाकाहारी बनो। और खास करके तिरहुत में और मिथिला में आकर कोई भी बाबा जी आकर के शाकाहारी बनो और मांस मछली के विरोध में बोलेंगे, तो भाई भारतीय जनता पार्टी का भगवान ही मालिक है, जो सीटें मिलनी होगी वो भी नहीं मिलेगी। तो ये मुफ्त की सलाह बाबाओं को हमारी तरफ से है। तो आज प्रधानमंत्री भी दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं और पहले से दाढ़ी रखते हैं। भारत में दाढ़ी वाले प्रधानमंत्रियों की एक परंपरा रही है, कई सारे लोग थे जो दाढ़ी रखते थे। लेकिन बिहार में विक्रमगंज में आकर के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है, कॉन्फिडेंस की कमी का झलकना, नीतीश कुमार के अगले 5 साल के कार्यकाल की पुष्टि नहीं करना, और तीसरा नीतीश कुमार के द्वारा वो तकिया कलाम बंद कर दिया जाना कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, उस पर चुप्पी साध लेना, और चौथा सम्राट चौधरी की कुर्सी मंच पर सतीश चंद्र दूबे के बाद में लगवाना। ये अपने आप में इस बात का इशारा करता है
कि प्रो नीतीश होना अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि भाजपा के नेताओं के लिए भी बहुत शुभ संकेत नहीं है कि आप नीतीश कुमार के पाले में खेले। बेहद संक्षेप में ऋषि जी, समय कम है। देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में कहा जाता है कि नंबर 1 के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, नंबर 2 के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, शपथ ग्रहण के क्रम के अनुसार भी। लेकिन कल विजय सिन्हा के घर पे जाके प्रधानमंत्री ने उनका कद बढ़ा दिया है, और शायद ही बिहार के कोई ऐसा नेता हो जिनके निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए हों। तो विजय सिन्हा का आने वाले दिनों में, ऐसी बात नहीं, पहले के प्रधानमंत्री भी आते रहे। पहले के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, और खासकर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। अब 14 से 24-25 तक बता दीजिए बिहार के किसी भी बड़े नेता के बेटे या बेटियों की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हों। तो कल विजय सिन्हा के यहाँ जाके कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर नमक रगड़ने का काम जरूर नरेंद्र मोदी ने किया, और आज तो रैली में हो ही गया, सीट का जो पोजिशनिंग है उसको चेंज करके। तो कहीं ना कहीं नीतीश के प्रति जो अधिक वफादारी रही है सम्राट चौधरी का, उसका नुकसान मुझे लगता है कि आगामी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में सम्राट चौधरी को उठाना पड़ सकता है। जी चलिए देखिए, अब सम्राट चौधरी को नुकसान उठाना पड़ता है या नहीं उठाना पड़ता है, लेकिन यदि नीतीश कुमार बिदक गए तो पूरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज नीतीश कुमार ने ट्रेलर दिखा दिया है, पूरी फिल्म का इंतजार कीजिए कि फिल्म की रिलीज को रोकना भी अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। नीतीश कुमार ने ट्रेलर दिखा दिया है और फिल्म रिलीज रोकने की कोशिशें नहीं हुई, तो पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार वो पॉलिटिकल फिल्म, वो राजनीतिक स्क्रिप्ट बिहार के रुपहले पर्दे पर हम सब के लिए मुहैया करा देंगे, जो अक्सर वो कराते रहे। देखते जाइए क्या होता है। आज कम से कम बिहार की राजनीति के लिए, कल भी हम लोगों ने चर्चा की, परसों भी चर्चा की कि बिहार की राजनीति के लिए 48 घंटे महत्वपूर्ण है। 48 घंटे का पहला बड़ा बदलाव आज विक्रमगंज से दिखा है। अब विक्रमगंज से दिखा है तो किस रूप में आगे दिखेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बेहद महत्वपूर्ण समय पर आप घर से बाहर थे, प्रधानमंत्री की रैली को आप बाहर दुकान में गए हुए थे, वहां सुन रहे थे, कपड़ा की दुकान में जाकर के आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की रैली को। वहां से मैंने आपको भागते हुए बुलाया कि आइए, जल्दी आइए, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम और मुख्यमंत्री की भाषा आपने सुनी। इनफैक्ट आप ही ने मुझे सूचना दी कि मुख्यमंत्री बोले हैं और ये नहीं बोले हैं, मैंने दोबारा रिवाइंड करके सुना। तो खैर, उसी के ऊपर ये परिचर्चा थी। नमस्कार।